हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ये पेपर आपका 28 तारीख को होने वाला है, ठीक है। देखो, एक बात, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। जो एग्ज़ाम थे 25 तारीख और आपका 27 तारीख और 29 तारीख, ये 3 पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, ठीक है। केवल बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, फर्स्ट केवल हुआ है उसका एग्रोनॉमी का। बाकी पेपर आपके सेम एज इट इज रहेंगे। जो डेट आपको दी गई है उसी डेट पर आपके एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट ने सोच रहा है कि अब एग्जाम नहीं होंगे, दोबारा स्कीम आएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका 28 तारीख को अब फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर होना है, उसी सेंटर पर जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप कि आपका जो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर है वो 28 तारीख को होगा, ठीक है। कभी कोई स्टूडेंट्स ये सोचे कि हमारे तो पेपर अभी पोस्टपोन हो गए और हम घर चले जाए। अगर आप घर जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो अभी जो पेपर है केवल वो एग्रोनॉमी का पोस्टपोन हुआ है। जेनेटिक्स का, सोइल साइंस का सेम ऐसे पेपर आपके चलते रहेंगे। केवल एक पेपर आपका पोस्टपोन हुआ है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, और डेट थी जिसकी 25 फरवरी 2024। बाकी पेपर आपके सेम एज इट इज रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी। आपका जो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। इसमें आप टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में जरूर आएंगे, ओके। तो ये हिंदी में रहेगा, कुछ क्वेश्चन हिंदी में मैं डिस्कस करूँगा। ये सारे के सारा, वैसे मेरा जो लेक्चर है हिंदी में ही है, क्योंकि मैं आज हिंदी में लेकर आया हूँ नोट्स सब। तो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश में कुछ टर्म आती है तो मैं वहाँ पर भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसे लगा, ताकि हम इसमें क्या कुछ बेहतर और ऐड कर सके, कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों के लिए स्टूडेंट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है जीन क्या है, व्हाट इज मीन जीन। जीन किसे कहते हैं, ये आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जीन की बात करें तो जीन क्या होता है, अनुवांशिक गुणों की इकाई को जीन कहते हैं। जो अनुवांशिक होते हैं, जो जेनेटिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो यूनिट होती है उसको जीन कहते हैं। ये गुणसूत्र के क्रोमोनियम पर डीएनए की बची गांठों के रूप में पाई जाती हैं। ये अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में गुणसूत्रों के माध्यम से ले जाती है। यानी कि जीन क्या है, जीन एक यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, जेनेटिक्स की एक यूनिट है, ठीक है। ये गुणसूत्र के क्रोमनिया जो होते हैं उस पर डीएनए की बनी गांठों के रूप में ये स्टूडेंट पाई जाती हैं। ये अनुवांशिक गुणों के जो अनुवांशिक गुण होते हैं, हमारे जो जीन होते हैं, जो हमारे जेनेटिक्स प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, यानी मदर से फादर से आपका जो सन, और उसके बाद इस तरह से ये संतानों में क्या होती हैं के माध्यम से पहुंच जाती है। किसके थ्रू, गुणसूत्र के माध्यम के थ्रू ये जीन ट्रांसफर होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स यहाँ से, और ये आपका आंसर 2 नंबर का है, ओके गुड। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पेपर है दिसंबर 2022 का। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस तरह से पूछेंगे। जैसे कि पूछ लेगा बैक क्रॉस क्या होता है, उसके बाद कोडोमिनेंस क्या होता है, सहप्रभाविकता किसे कहते हैं, लिथर फैक्टर क्या होता है, रेसेसिव रिएक्शन क्या होता है, ये लैंप बर्थ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। आपको 10 नंबर दे के जा सकते हैं 10 मिनट में। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे 2 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल गया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा गुणसूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स। गुणसूत्र पूछ लिया आपसे क्या होता है, गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागे के समान रचनाएं हैं। ये रचनाएं कोशिका में केवल विभाजन के समय दिखाई देती है, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये कोशिकाएं आपको दिखाई देती है, ये क्रोमोसोम आपको दिखाई देती है, ठीक है। सॉरी, गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागे होते हैं। अगर आप कहें तो इसे क्या कह सकते हैं, धागे के समान एक रचनाएं होती हैं। जैसे आपने इस तरह एक केंद्रक देखा होगा, उस केंद्र में ऐसे ऐसे ये पड़े रहते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये रचनाएं कोशिका में केवल विभाजन के समय, जब सेल डिवीजन होती है उस समय स्टूडेंट्स ये दिखाई देती है, ओके। ये भी आपको क्वेश्चन स्टैंड होगा।
अब आता है आपका एलिली क्या होती है, या फिर ठीक है, कुछ एलिलीज के नाम से एलिलीज क्या होती है। एलिलीज एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूपों के को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे के एलिलीज या ऑटोमॉर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। इसका मतलब होता है कि जब एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी के रूप में किसी चीज़ को व्यक्त किया जाते हैं और करने वाले जो कारक एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूपी होते हैं या एलिली के रूप में होते हैं, तो उन्हें हम एलिलीज या ओलोमॉर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ये इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे एक बार देख लेना इंग्लिश में, एलिलीज के नाम से। होमोजाइगस, आपसे पूछा जाता है होमोजाइगस क्या होता है। जब एक ही ग्रुप को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या एलिलीज या एलिमार्क, वो एलिमार्फ था ये एलिमार्फ या युग्म विकल्पी एक समान हो, जैसे टीटी या एलएल हो, तब इस अवस्था को समयुग्मी या होमोजाइगस कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ऐसा है कि जब एक ही ग्रुप के को व्यक्त करने वाले दोनों एक कारक या एलिलीज एक सामान जैसे दिखते हो, सामान की तरह के दिखते हो, तो उसे हम होमोजाइगस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेटेरोजाइगस जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग डिफरेंट होते हैं तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो टी होते हैं, टी प्लस अवस्था, यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई टी ये रहा और ये रहा टी, अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर क्या था, होमोजाइगस में सामान वाले होते हैं। ठीक है, जिनमें मतलब एलिली जो होती है या एलिमार्फ जो होते हैं वे यस युग्म विकल्पी जो होते हैं वे सामान होते हैं, उसको होमोजाइगस बोलते हैं। और हेटेरोजाइगस में डिफरेंट होते हैं, बस ये अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अलग अलग होते हैं। फेनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप्स किसी ऑर्गेनिज्म के बाध्य आकृति को फिनोटाइप कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के बाध्य आकृति को हम फिनोटाइप्स के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद है जीनोटाइप जीवों का अनुवांशिक संगठन या जीन संयोजन को जीनोटाइप कहते हैं। सॉरी, जो जीवों को अनुवांशिक संगठन या जीन संयोजन जो होता है संयोग को, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जो समान जीनों वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उसको जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स मैकअप को जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मैकअप को जीनोटाइप कहते हैं। ओके, ये भी आपका आंसर है। डोमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, डोमिनेंट किसे कहते हैं। हेटेरोजाइगस में दो कंस्ट्रक्टिंग जीन होते हैं, जब उनके मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनमें से केवल एक ही लक्षण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं। यानी जब हम हेटेरोजाइगस का मैंने अभी बताया, मतलब डिफरेंट जीन्स वाले, जिसमें अलग अलग एलिलीज होते हैं। हेटेरोजाइगस में दो कंस्ट्रक्टिंग जीन होते हैं। ओके, जब उनके माध्यम से हम क्रॉस कराते हैं, उनमें माध्यम क्रॉस कराया जाता है, तो उनमें से केवल एक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, वही प्रभावी डोमिनेंट कहलाता है। एक होता है रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, जब दो कंस्ट्रक्टिव जीन के मध्य क्रॉस कराए जाते हैं तो F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकार होते हैं, एक ही लक्षण का दिखाई देता है तथा एक लक्षण छुप जाता है तथा सोम को F2 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है, तो इसे रिसेसिव जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, मतलब जब हम कंस्ट्रक्टिव जीन के माध्यम से कंस्ट्रक्टिंग जीन के माध्यम से जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यानी कि एक लक्षण F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकार अच्छा होता है, एक लक्षण तो छुप हो जाता है और एक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके, इसलिए कोई हम क्या F2 में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन बोलते हैं। ये अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना भी होगा, जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में इसको हम रिसेसिव जीन के साथ, जो टेस्ट क्रॉस को में जो हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, तो उसमें रिसेसिव पेरेंट्स के साथ किया जाता है, तो ये रिसेसिव होता है। आप इसे देख लेना। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट निषेचित अंडाणु या बीजांड को जाइगोट कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन आपका जो ओवेरी होता है उसको हम जाइगोट के नाम से कहते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, वे किसी कोशिका जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं, ठीक है, गैमेट्स या युग्मक कहलाती है। जो भी विशेष कोशिकाएं होती है, स्पेशल कोशिकाएं होती है, जो भी लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल प्रोपगेशन में जो भी भाग लेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, गैमेट्स या गैमेट्स। जैसे मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो इस तरह आप कह सकते हो।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड वह क्रॉस जिसमें एक जोड़ी कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के जेनेटिक क्रॉस को अध्ययन कराया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना चाहे बिल्कुल। डाई हाइब्रिड क्या होते हैं? इसमें दो जोड़ी कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर की जेनेटिक क्रॉस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम डाई हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो फ्रॉम द राउंड, ग्रीन फ्रॉम द लिंक। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? व्युत्क्रम संकरण का मतलब होता है ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही प्रभेद दूसरे लिंग द्वारा व्यक्त किया जाए, तो प्रथम संकरण के विपरीत जो उत्पन्न होता है उसे व्युत्क्रम संकरण के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है टेस्ट क्रॉस को जरूर याद कीजिएगा। अभी आपसे पूछा भी गया था पिछले साल, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 को जब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अभी हमने रिसेसिव पेरेंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। जो F1 में नहीं दिखाई देता, F2 में जो दिखाई देता है, यानी F1 पीढ़ी में उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं, जबकि F1 जो F2 होते हैं उसके साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब F1 पीढ़ी होती है तो उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ, यानी उसके पृथक पेरेंट्स के साथ हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस भी देख लीजिए। F1 या हाइब्रिड को अपने किसी भी पेरेंट से क्रॉसिंग कराया जाता है, तो उसे किसी भी पेरेंट से F1 पीढ़ी में जब हम किसी अलग पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड पेरेंट से या किसी भी अलग होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, उसके साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। और जब उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ये इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन बोला जाता है इसको। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब मेल जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से मेल पार्ट्स को या एंथर्स को जब हम रिमूव करते हैं तो उसे इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आपने मेल्स है, जो आपका मेज है, मेज में से आपने मेल को हटा दिया, फीमेल को रिमूव कर दिया, उसके एंथर को रिमूव कर दिया, तो उसे इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हो। ओके, ये सब आपने देखा भी सुना भी होगा। टॉपिक नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, प्री एंड पोस्ट मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द हेरिडिटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से शुरू हो गए, जैसे कि प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या था उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ द हेरिडिटी। प्री मेंडेलियन के एरा की बात करें तो 1900 में था ये, ठीक है। कोशिका के आविष्कार से पहले शरीर के अंग ही शरीर की इकाई समझे जाते थे। सूक्ष्मदर्शी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने विभिन्न जंतुओं के स्पर्म का निरीक्षण किया तथा उसमें जीवित शुक्राणुओं को देखा और उनका अंडों से संबंधित अध्ययन किया। ओके, पूर्ण निर्मितवाद, ये आप देख लेना स्टूडेंट। 17वीं शताब्दी के अंत में डच वैज्ञानिक जेम्स स्वर्डन ने यह अनुमान किया कि भ्रूण वास्तव में डिंब या शुक्राणु में मुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं, जो कि पोषण मिलने पर बड़ा हो जाता है, ठीक है। पौधे में लिंग के बारे में इन्होंने बताया। 1760 ईस्वी में लिनेस ने पौधे में लिंग संबंधी अध्ययन किया तथा पौधे में लिंग नामक लोप प्रकाशित किया, ठीक है। ये पौधे में संकरण की बात करें तो 1763 ईस्वी में स्प्रेगल तथा वेंगमैन ने अलग अलग प्रकृति प्रश्न का अध्ययन करके यह पता लगाया कि विभिन्न प्रभेद संकरण के कारण ही पैदा होते हैं। पूर्ण निर्माण सिद्धांत क्या था? 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जर्मन अन्वेषक कैम्प्रेसर फेडरिल बॉल्यू ने मुर्गियों में भ्रूण के विकास का विस्तृत अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि डिंब जो होता है शुक्राणु में किसी भी भ्रूण निर्मित नहीं होता, वरन उनमें ये क्या है पदार्थों के गर्भाधान के समय आपस में मिल जाने के बाद एक के बाद तरीके से विकसित हो जाता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट था ये। पोस्ट मेंडेलियन के बाद आई 1925 से 1950 के बाद विकिरण द्वारा म्यूटेशन मूलन ने बताया कि विकिरण से म्यूटेशन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला। ओके, ये भी है। रासायनिक म्यूटेशन प्रेरक की खोज भी की गई। म्यूटेशन कैसे होता है? ब्लैकस्की तथा एविटिन ने एक ऐसे पदार्थ कोल्चिसिन की खोज की जिसमें क्रोमोसोम, अच्छा ये कोल्चिसिन वो था जो किसी भी क्रोमोसोम की संख्या को इंक्रीज कर देता था। गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कोल्विसिन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग। अनुवांशिकी में सूत्रों के इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये
इंग्लिश में है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश में है, वो हिंदी में था, ये पूरा इंग्लिश में है, आप इसे भी देख लेना। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ये मेंडल के नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, इसको पढ़ के जाना, मेंडल प्रिंसिपल ऑफ द हेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के अपने अध्ययन के अनुसार जो नियम दिए उनके, उनसे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आता है। इसमें क्या कहा गया था, इससे पहले मैंने वीडियो इस पर बनाई थी। इस नियम के अनुसार जो आपका संतानी हेटेरोजाइगस पीढ़ी केवल प्रभावी लक्षण दिखाते हैं, इस पीढ़ी में रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई नहीं देते, परंतु द्वितीय संतति पीढ़ी में यह पुनः व्यक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक युग्म विकल्पी के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः दोनों एक साथ एक युग्मक में कभी नहीं जाते, तथा जाइगोट में यह कैरेक्टर पुनः साथ ही आ जाता है। अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, यह प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होते हैं। इस नियम के प्रतिगमन के नियम या युग्म विकल्पी का नियम कहलाता है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट आप दे सकते हैं, आपको ये सिखाया भी होगा, ऐसी बात नहीं, क्लास में ही आपको बताया हुआ है। लंबा पौधा है, बोना पौधा, दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो आपको एक छोटा पौधा एक बड़ा पौधा मिलता है। F2 में जब क्रॉस कराया जाता है तो F2 में इनके फिनोटाइप्स और जेनोटाइप्स मिलते हैं, ये टेल ड्रॉप प्लांट बनता है। आप लोग आपने देखा भी होगा। ये पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का नियम है। इस नियम के अनुसार जब दो लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है तो डी हाइब्रिड किया जाता है, तो तब एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावित नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से एप्रीहोन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें तो एक लक्षण दूसरे पर क्या था, डोमिनेंस था, बस इसमें ऐसा नहीं होता है, ये अलग अलग प्रभावित, मतलब एक दूसरे पर वो इफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते, ना ही किसी तरह का डोमिनेंस इनके ऊपर होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं। इसमें दो जोड़ी गुणों का एक संकलन एक साथ देखते हैं मेंडल के, ये मैंने भी कराया हुआ है, इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी, आप इसमें एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, गोल तथा पीले 9 है, गोल तथा हरे 3 है, मुद्री तथा पीले 3 है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्रॉस कराया गया है, ये सब आपको पढ़ा रखा होगा इस तरह स्टूडेंट, ये सब है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ये सब बन जाते हैं। ये फिनोटाइप्स है आपका, फिनोटाइप्स में आप इसी तरह, ये क्वेश्चन जरूर आएगा 100 के 100% ये दोनों क्वेश्चन आएंगे मेंडल्स के नियम। मेंडल्स के नियम में से ये क्वेश्चन 10 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट्स, इसको पढ़ के जाना जरूर। ठीक है, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मैं कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहीं से भी जुगाड़ कर रहा हूँ, कहीं से भी उसको उठा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए पास सामने पेश कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फर्ज है कि आप इसको पूरा देखें, पूरा समझें। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हिंदी में कहीं भी आप डालोगे तो आ जाएगा, गूगल पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये PDF में आपको दे दूंगा। आर्किटेक्चर क्रोमोसोम की संरचना क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संरचना बताइए। गुणसूत्र एक इकाई है जिसका अपना विशेष संगठन, व्यक्तित्व तथा क्रियाशीलता है। इसमें अपनी भौतिक या रासायनिक रचना के उपरोक्त कोशिका विभाजन के माध्यम में पुनर्जनन की क्षमता होती है, तथा अपने आकारीय तथा व्यापारिक गुणों को बनाए रखने की क्षमता होती है, और गुणसूत्र की आनुवंशिकता के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। गुणसूत्र बहुत ही जटिल रचनाएं होती हैं। एक प्रारूप इकाई गुणसूत्र लंबा बेलनाकार इकाई होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। गुणसूत्र विभिन्न भागों में मिलकर बना होता है। नंबर 1 होता है क्रोमोमिन्टा, CHROMONEMATA, क्रोमोमिन्टा है ये। गुणसूत्र के माध्यम से विभेदित धागे नुमा भाग होता है जिसे क्रोमोमिन्टा कहते हैं। क्रोमोनिमा शब्द 2 ग्रीक शब्दों से क्रोमो तथा निमा का मतलब होता है कि रंग तथा धागा, और क्योंकि क्रोमोमिन्टा कुछ रंगों के साथ बहुत ही अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है तथा गुणसूत्र के अंदर कुंडलित क्रोमोमिन्टा पाए जाते हैं, परंतु इसकी संख्या कभी कभी 2 से अधिक भी होती है। क्रोमोमिन्टा की संख्या चाहे जितनी भी हो, परंतु कोशिका विभाजन में वे सदैव 2 बराबर भागों में व्यक्त होता है। क्रोमोमिन्टा को अधगुणसूत्र भी कहते हैं, अधगुणसूत्र। ठीक है, इसको हम अधगुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, गुणसूत्र के बाहर की ओर एक पतली छादन पाई जाती है जिसे आपका पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के अंदर क्रोमेटिव का एक स्थूल आवरण होता है जो गुणसूत्र के अंदर द्रव्य के रूप में काम करता है, तथा मैट्रिक्स के अंदर धागे के रूप में क्रोमोमिन्टा पर रहता है। यह निश्चित है कि इसमें जीन्स नहीं होते हैं। इसके कार्य के संबंध में यह माना जाता है कि जब गुणसूत्र क्रियाशील होता है तो उस समय ये भोज्य पदार्थ मैट्रिक्स के द्वारा ही केंद्रित
से लेते हैं। यानी कि ये क्या काम करता है, जब ये भोजन पदार्थ मैट्रिक्स के रूप के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है या उसके सेंट के अंदर से लेते हैं, ऐसा कुछ है इसके अंदर। आप दूसरा है सेंट्रोमियर। आपको सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर को काइनेमिया या काइनेटोकोर तरक्युत बिंदु तथा गति अंग आदि भी कहा जाता है। गुणसूत्र में एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर क्रोमोमीटर में घुमाव की दिशा और परिवर्तन हो जाते हैं तथा उस स्थान पर क्रोमोमीटर अन्य स्थानों की अपेक्षा पतला रह जाता है, जहां पर कुछ दूरी तक रंग कम चढ़ता है। ठीक है। गुणसूत्र के पतले भाग को संकोचित तथा कम रंग वाले भाग को विषम क्रोमोमीटर भाग कहते हैं। इस संकोच में एक गोलाकार रचना होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सब है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर के ऊपर उनकी पूरी लंबाई में छोटे छोटे सघन द्रव्यमान दिखाई देते हैं जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स शब्द दो ग्रीक शब्दों क्रोमा तथा मियस जिनका अर्थ होता है कि रंग तथा भाग होता है। क्रोमोमियर का अर्थ क्रोमी के गहरे रंग पकड़ने वाले कण से होता है। इन्हें क्रोमोमियर्स में ही जीन्स की अलग अलग रचनाएं होती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। टेलोमियर ये आपने न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्रोमोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, मैट्रिक्स होता है। ये आप लोग इसका गुणसूत्र का क्रोमोसोम नंबर का स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर जरूर देंगे स्टूडेंट, संरचना जरूर देंगे। संरचना के बाद आप बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद है टेलोमियर। टेलोमियर क्या होती है? गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे पर टेलोमियर्स कहते हैं। टेलोमियर शब्द सर्वप्रथम मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में दिया था। टेलोमियर गुणसूत्र के विशेष भागों से गुणों से भिन्न होता है तथा दोनों टेलोमियर कभी कभी एक साथ नहीं जुड़ते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है, आप देख सकते हैं। प्राथमिक संकोचन के अतिरिक्त गुणसूत्र में अन्य संकोचन भी पाए जाते हैं जिनकी संख्या 1 से लेकर कई तक हो सकती है। इसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है तथा इनको द्वितीय संकोच कहा जाता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। वे क्रोमोसोम जो रचना व कार्य में समान क्रोमोसोम से अलग होते हैं उनको स्पेशल क्रोमोसोम कहते हैं। ये मनुष्य में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं पोलिटी क्रोमोसोम, ये पूछा गया था आपसे। ये लेबन्स क्रोमोसोम, ये अभी आपसे पूछा गया था 2 नंबर में। यहाँ से कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, आएगी जरूर। 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, जो भी इस पीडीएफ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेगा वो इसमें फेल नहीं होने का जेनेटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, जेंट क्रोमोसोम क्या होते हैं? कुछ डिप्टेरा जैसे ड्रोसोफिला क्रोमोसोम आदि में कुछ विशेष ऊतकों में सामान्य से कई गुना बड़े तथा बहुत अधिक मोटे क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रो क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। माइक्रो, ठीक है। ये जेंट क्रोमोसोम है। लेम्बर्स क्रोमोसोम, ये अभी आपसे पूछा गया था, अभी दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ये रहा अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये आप, ठीक है। और ऐसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आप जेनेटिक्स में फेल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन बस ये है कि आप लोग इनको पढ़े जरूर। लेमन्स क्रोमोसोम क्या होता है? कई जीवों के अंडकों में अर्धसूत्र की पूर्वावस्था में युग्मित क्रोमोसोम से ढेर सारे लूपों के जोड़े निकले होते हैं, जिससे ये क्रोमोसोम जैसे दिखाई देती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम को लैम्बुरस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। लैम्बुरस मतलब कई जीवों के अंडाकों में जो अर्धसूत्रण होता है, अर्धसूत्रण जो विभाजन होता है कि पूर्वावस्था में युग्मित क्रोमोसोम से ढेर सारे लूप जो होते हैं वे जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम लैम्बुरस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बी क्रोमोसोम क्या होता है स्टूडेंट? बी क्रोमोसोम जिसे कहते हैं जब क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट होता है, कुछ स्पीसीज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उत्पन्न करती है जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्पोनेंट का भाग नहीं होता है। इसको एक्सेसरी सप्लीमेंट्री व एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं। रिंग क्रोमोसोम, इस तरह के रिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। आप लोग इस तरह का डायग्राम बना दे दो उसको, ठीक है। टाइलो, ये सब है इस तरह का। आइसोक्रोमोसोमिक क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं जीन कंटेंट व मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से पहचानी जा सकती है। सामान्य तौर पर क्रोमोसोम इंडिविजुअल डिवाइडेड होते हैं, परंतु आइसोक्रोमोसोम में लैटिट्यूड
डिस्क्राइड होता है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये है क्रोमोसोम सेल साइकिल क्या होती हैं, कोशिका चक्र किसे कहते हैं। कोशिका चक्र भी आपने नाम सुना होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन। ये कोशिका की पूर्वावस्था में प्रवेश से लेकर अगले विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश के तुरंत पहले ही तक होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका की पूर्वावस्था में प्रवेश से लेकर अगले विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश के तुरंत पहले तक होने वाली जो घटनाएं होता है उसे कोशिका चक्र कहते हैं, जिसमें आपको माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब मायोसिस की बात करें तो मायोसिस में दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, दोनों जनक कोशिकाओं के समान ही होते हैं तथा इनमें क्रोमोसोम की संख्या भी जनक कोशिकाओं के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। माइटोसिस सामान्यतः कई कोशिकाओं में होती हैं। इसके अध्ययन के लिए प्याज का मूलांग अत्यंत उपयोगी होता है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, फ्लेमिंग ने ये 1882 में मायोसिस शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। समसूत्री विभाजन दो घटनाओं पर आधारित होती है। एक तो आपकी होती है केराटोकाइनेसिस पे, दूसरी होता है साइटोकाइनेसिस पे। केराटोकाइनेसिस क्या होती है, केंद्र की विभाजन जिसे बोलते हैं। इसमें कोशिका के केंद्र को समान सूत्र केंद्रकों में बढ़ाने की घटना को केराइनोसिस कहते हैं। इनमें दो निम्न भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इंटरफेज में क्या होता है, इस अवस्था में समसूत्र की अवस्था की अंतिम अवस्था के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने से पहले की अवस्था इंटरफेज कहलाती है। इसकी अवधि कोशिका विभाजन के अन्य अवस्थाओं से काफ़ी लंबी होती है, ये इंटरफेज होती है। ठीक है, दूसरी आती है आपका, इसमें मुख्यतः 3 उप अवस्थाएं होती है, G1, G2, ये इस तरह आप देख लेना। G1 होता है यह विभाजन के तुरंत बाद की अवस्था होती है, जिसमें खाद्य पदार्थ के अंदर एकत्र होती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। फलतः जो अपचायक क्रिया होती है तेजी से होती है। दूसरा आपका S है, इसको इंटरफेज के माध्यम से DNA संश्लेषण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की प्रतिकृति होती है। इस उप अवस्था को संश्लेषण या S अवस्था कहते हैं। उसके बाद है G2 अवस्था। G2 में इसमें प्रोटीन, ये मेरा कहने का मतलब है बहुत हैं, आप इसको अच्छे से याद पढ़ लीजिएगा। ये सब मैं आपको PDF दे दूंगा स्टूडेंट्स, इसे आप पढ़ लेना। मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज सब, टेलीफेज, यहाँ से फेज इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आता है मियोसिस आता है। यह विभाजन लैंगिक प्रजनन जनक वाली जीवधारियों में पाए जाते हैं। इस विभाजन में आनुवांशिक पदार्थों का द्विगुण एक बार तथा केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। इनमें से प्रत्येक में जनक कोशिका की तुलना में क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती है। इस विभाजन को क्रॉसिंग ओवर एक प्रमुख प्रक्रिया है, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस शब्द का प्रथम प्रयोग बी फार्मर ने 1905 में किया था। इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड, और इस तरह की आप ये देख सकते हो। मियोसिस फर्स्ट में आप देख सकते हो, ये सब है, पढ़ लेना इसको स्टूडेंट अच्छे से, इसको तैयार करके जाना खूब। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब आते हैं। लैप्टोटीन फेज, ये जाइगोटीन फेज, आप लोग इनको सबको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जाइगोटीन में प्रोफेज फर्स्ट, ये सब हैं, ये सब पढ़ लेना। सेल डिवीजन है, ये कोशिका विभाजन। केंद्रक में कोशिका विभाजन कैसे होता है, कितने प्रकार के होता है, मेटाफेज। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। प्रायिकता तो नहीं होता है, प्रायिकता की आपके यहाँ पर, हाँ काउस्का टेस्ट ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछ लेते हैं। ये पिछले साल भी पूछा गया था, उससे 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, काउस्का टेस्ट क्या होता है। तो कई बार क्वेश्चन, किसी भी अनुवांशिक अध्ययन की में कुछ विशेष प्रकार की संतति जैसे कि F1, F2, F3 परिरक्षण संकरण संतति आदि उत्पन्न की जाती है और उनके एक या अधिक लक्षणों का परीक्षण किया जाता है, तो इसे ही कई बार क्वेश्चन कहते हैं। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्राप्त आंकड़ों के रूप में मुख्य रूप में 2 प्रकार के होते हैं। मापन आंकड़े, पौधे की ऊंचाई, ठीक है, उपज आंकड़े, इस तरह मटर में, गोल में, इस तरह के क्वेश्चन है। ये आपसे कंडीशन ऑफ द काउस्क्वायर की कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डोमिनेंस ऑफ रिलेशनशिप, हाँ ये कोडोमिनेंस के नाम से ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी आया था। इसे कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। सह प्रभाविकता, कुछ लोग इसको हिंदी में कहते हैं। जब किसी जीन की विषम युग्मों में से उसके 2 विकल्पी अपने प्रभाव या उत्पन्न करते हैं तो उस दशा को कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कोडोमिनेंस, ये रहा, ये क्वेश्चन है।
तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स में ही क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में है, बाकी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पढ़ के जाना, ठीक है। अब की बार हो सकता है कि आपसे ये डोमिनेंस पूछ ले, ठीक है। ये सब चीजें हैं। जब किसी जीव के विषम युग्मों में संबंधित लक्षण परिणाम उनके दोनों विकल्पों की संयुग्म में उपस्थित लक्षण के परिणाम होते अधिक होते हुए दोषों को ओवर डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ये सब पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन विद द एग्जाम्पल्स, ये कुछ है पायराइड वगैरह, ये देख लेना अगर आपको कम्प्लीमेंट्री नहीं, कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट्स, आप लोग थोड़ा सा दिखता हूँ कुछ और मिल जाए आप लोगों के लिए। ये बहुविकल्पी के नाम से आता है, एलएलई जिसको बोलते हैं, मल्टी एलएलई जो होती हैं, जो एक से अधिक अपने आप को कैरेक्टर से जो प्रदर्शित करते हैं उसको मल्टी एलएलई के नाम से जानते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रॉम द लिंकेज, लिंकेज कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लिंकेज ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ से भी लिंग निर्धारण के बारे में आ सकता है, ड्रोसोफिला में ये स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सब अच्छे से इसको पढ़ लेना, जिसकी पूरी हेडिंग ये। सेक्स लिंकेज क्या होते हैं, जीवों के अधिकांश लक्षणों की वसंगति व्यक्तित्व संकलन से प्राप्त संततियों में से एक समान होती है, ठीक है। इनकी वंशगति इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा लक्षण न तथा कौन सा लक्षण मादा जनक के हैं। ये आप सेक्स लिंकेज हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप देख के जाना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था आपका, इसमें ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को देख लेना, पूरा वीडियो को देखने के बाद इसको आप पढ़ना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज तक का ये इस बारे में मैंने डिस्कस किया। तो जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया, अगर आपको इस पीडीएफ में समझ में नहीं आते तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा स्टूडेंट, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल से ढूंढ के मिल जाएगा। कुछ नोट्स और एक वीडियो और मैं शाम के टाइम लाऊंगा, तो इसका एग्जाम परसों है, यानी कि आज 26 तारीख है, 28 तारीख में इसका एग्जाम है, तो आज वीडियो लाऊंगा शाम के टाइम इसकी, और कल लेकर आऊँगा, कल भी इसकी वीडियो लाऊंगा। तो लगभग 1-2 वीडियो मैं इसकी लेकर आऊँगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हेल्प मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वे पैनिक ना हो, वे घबराए ना। तो क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको करेक्ट करना है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इनको तो आपको पढ़ना ही है, 5 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, 5 मिनट में हो जाएंगे। और जो मेंडल्स के नियम है इसको पढ़ लेना। कोशिका विभाजन में जो मैंने अभी बताया, प्रोफेज मेटाफेज, ये जितने भी है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही इसको पढ़ो पहले, ठीक है। 20 नंबर आप पूरे करो, क्योंकि जेनेटिक्स में बैक बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि लोग तुक्का मारते हैं, गलत तरीके से लिख के आते हैं, गलत डायग्राम बना के आते हैं। तो एग्जामिनर जो होता है वहाँ पर उसको देख लेता है कि जेनेटिक्स में इसने क्या लिखा है, तो बैक ज़्यादा होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं क्वेश्चन में कह रहा हूँ आप उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं शाम के टाइम, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ये पेपर आपका 28 तारीख को होने वाला है, ठीक है। देखो एक बात, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो एग्जाम थे 25 तारीख और आपका 27 तारीख और 29 तारीख, ये 3 पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, ठीक है। केवल बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, फर्स्ट केवल हुआ है उसका एग्रोनॉमी का। बाकी पेपर आपके सेम एज इट इज रहेंगे। जो डेट आपको दी गई है उसी डेट पर आपके एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट नहीं सोच रहा है कि अब एग्जाम नहीं होंगे, दोबारा स्कीम आएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका 28 तारीख को अब फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर होना है, उसी सेंटर पर जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप कि आपका जो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर है वो 28 तारीख को होगा, ठीक है। कभी कोई स्टूडेंट्स ये सोचे कि हमारे तो पेपर अभी पोस्टपोन हो गए और हम घर चले जाए, अगर आप घर जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो अभी जो पेपर है केवल एग्रोनॉमी का पोस्टपोन हुआ है, जेनेटिक्स का, सोइल साइंस का सेम ऐसे पेपर आपके चलते रहेंगे। केवल एक पेपर आपका पोस्टपोन हुआ है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, और डेट जिसकी 25 फरवरी 2024। बाकी पेपर आपके सेम एज इट इज रहेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी। आपका जो आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। इसमें आप टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में जरूर आएंगे, ओके। तो ये हिंदी में रहेगा, कुछ क्वेश्चन हिंदी में मैं डिस्कस करूंगा,
ये सारे के सारा वैसे मेरा जो एक लेक्चर है हिंदी में ही है, क्योंकि मैं आज हिंदी में लेकर आया हूँ नोट्स सब। तो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश में कुछ टर्म आती है तो मैं वहाँ पर भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसे लगा, ताकि हम इसमें क्या कुछ बेहतर और ऐड कर सके, कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों के लिए स्टूडेंट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जीन क्या है, व्हाट इज मीन जीन, जीन किसे कहते हैं, ये आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जीन की बात करें तो जीन क्या होता है, अनुवांशिक गुणों की इकाई को जीन कहते हैं। जो अनुवांशिक होते हैं, जो जेनेटिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो यूनिट होती है उसको जीन कहते हैं। ये गुणसूत्र के क्रोमोनियम पर डीएनए की बची गांठों के रूप में पाई जाती हैं। ये अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में गुणसूत्रों के माध्यम से ले जाती है। यानी कि जीन क्या है, जीन एक यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, जेनेटिक्स की एक यूनिट है, ठीक है। ये गुणसूत्र के क्रोमनिया जो होते हैं उस पर डीएनए की बनी गांठों के रूप में ये स्टूडेंट पाई जाती हैं। ये अनुवांशिक गुणों के जो अनुवांशिक गुण होते हैं, हमारे जो जीन होते हैं, जो हमारे जेनेटिक्स प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, मदर से फादर से आपका जो सन, और उसके बाद इस तरह से ये संतानों में क्या होती है के माध्यम से पहुंच जाती है, किसके थ्रू, गुणसूत्र के माध्यम के थ्रू ये जीन ट्रांसफर होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स यहाँ से, और ये आपका आंसर 2 नंबर का है, ओके गुड। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये पेपर है दिसंबर 2022 का। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस तरह से पूछेंगे। जैसे कि पूछ लेगा बैक क्रॉस क्या होता है, उसके बाद कोडोमिनेंस क्या होता है, सहप्रभाविकता किसे कहते हैं, लिथर फैक्टर क्या होता है, रेसेसिव रिएक्शन क्या होता है, ये लैंप बर्थ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, आपको 10 नंबर दे के जा सकते हैं 10 मिनट में। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे 2 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो स्टूडेंट्स आपको आंसर मिल गया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा गुणसूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, गुणसूत्र पूछ लिया आपसे क्या होता है, गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागे के समान रचनाएं हैं। ये रचनाएं कोशिका में केवल विभाजन के समय दिखाई देती है, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है उस समय ये कोशिकाएं आपको दिखाई देती है, ये क्रोमोसोम आपको दिखाई देती है, ठीक है। सॉरी, गुणसूत्र केंद्र के अंदर पाए जाने वाले धागे होते हैं। अगर आप कहें तो इसे क्या कह सकते हैं, धागे के समान एक रचनाएं होती हैं। जैसे आपने इस तरह एक केंद्रक देखा होगा, उस केंद्र में ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये रचनाएं कोशिका में केवल विभाजन के समय, जब सेल डिवीजन होती है उस समय स्टूडेंट्स ये दिखाई देती है, ओके। ये भी आपको क्वेश्चन स्टैंड होगा। अब आता है आपका एलेली क्या होती है, या फिर ठीक है, कुछ एलेलीज के नाम के नाम से एलेलीज क्या होती है, एलेलीज एक ही गुण के 2 विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे के एलेलीज या ऑटोमॉर्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना, इसका मतलब होता है कि जब एक ही गुण के 2 विभिन्न पर्यायी के रूप में किसी चीज को व्यक्त किया जाता है, और करने वाले जो कारक एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूपी होते हैं या एलेली के रूप में होते हैं, तो उन्हें हम एलेलीज या ओलोमॉर्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे ये इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे एक बार देख लेना इंग्लिश में, एलेलीज के नाम से। होमोजाइगस, आपसे पूछा जाता है होमोजाइगस क्या होता है, जब एक ही ग्रुप को व्यक्त करने वाले दोनों कारक या एलेलील या एलिमार्क, वो एलिमार्फ था, ये एलिमार्फ या युग्म विकल्पी एक समान हो, जैसे टीटी या एलएल हो, तब इस अवस्था को समयुग्मी या होमोजाइगस कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ऐसा है कि जब एक ही ग्रुप के को व्यक्त करने वाले दोनों एक कारक या एलेलीज एक सामान जैसे दिखते हो, सामान की तरह के दिखते हो, तो उसे हम होमोजाइगस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस जब एक जोड़ी युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग डिफरेंट हो, तो
होते हैं तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। अगर मैं क्या बात करूं तो टी होते हैं, टी प्लस अवस्था, यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई टी ये रहा और ये रहा टी, अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर क्या था, होमोजाइगस में सामान वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें मतलब एलीली जो होती है या एलिमाफ जो होते हैं वे यस युग्म विकल्पी जो होते हैं वे सामान होते हैं, उसको होमोजाइगस बोलते हैं, और हेटेरोजाइगस में डिफरेंट होते हैं, बस ये अंतर होता है स्टूडेंट, ठीक है, अलग अलग होते हैं। फेनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप किसी ऑर्गेनिज्म के बाध्य आकृति को फिनोटाइप कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के बाध्य आकृति को हम फिनोटाइप्स के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप जीवों का अनुवांशिक संगठन या जीन संयोजन को जीनोटाइप कहते हैं। सॉरी, जो जीवों को अनुवांशिक संगठन या जीन संयोजन जो होता है संयोग को, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जो समान जीनों वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उसको जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स मेकअप को जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप कहते हैं। ओके, ये भी आपका आंसर है। डोमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट? डोमिनेंट किसे कहते हैं? हेटेरोजाइगस में दो कंस्ट्रक्टिंग जीन होते हैं, जब उनके मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनमें से केवल एक ही लक्षण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं। यानी जब हम हेटेरोजाइगस का मैंने अभी बताया, मतलब डिफरेंट जीन्स वाले, जिसमें अलग अलग एलीलीज होते हैं। हेटेरोजाइगस में दो कंस्ट्रक्टिंग जीन होते हैं। ओके, जब उनके माध्यम से हम क्रॉस कराते हैं, उनके माध्यम से क्रॉस कराया जाता है तो उनमें से केवल एक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम डोमिनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, वही प्रभावी डोमिनेंट कहलाता है। एक होता है रिसेसिव। क्या होता है रिसेसिव? क्या होता है? जब दो कंस्ट्रक्टिव जीन के मध्य क्रॉस कराए जाते हैं तो F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकार होते हैं, एक ही लक्षण का दिखाई देता है तथा एक लक्षण छुप जाता है तथा सोम को F2 पीढ़ी में अभिव्यक्त करता है, तो इसे रिसेसिव जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, मतलब जब हम कंस्ट्रक्टिव जीन के माध्यम से कंस्ट्रक्टिंग जीन के माध्यम से जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यानी कि एक लक्षण F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकार अच्छा होता है, एक लक्षण तो छुप जाता है और एक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ओके, इसलिए कोई हम क्या F2 में जो F2 में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव जीन बोलते हैं। ये अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना भी होगा, जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में इसको हम रिसेसिव जीन के साथ, जो टेस्ट क्रॉस को में जो हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, तो उसमें रिसेसिव पेरेंट्स के साथ किया जाता है, तो ये रिसेसिव होता है, आप इसे देख लेना। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट निषेचित अंडाणु या बीजांड को जाइगोट कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन आपका जो ओवरी होता है उसको हम जाइगोट के नाम से कहते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? वे किसी कोशिका जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं, ठीक है, गैमेट्स या युग्मक कहलाती है। जो भी विशेष कोशिकाएं होती है, स्पेशल कोशिकाएं होती है, जो भी लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल प्रोपगेशन में जो भी भाग लेगी, उनको हम क्या बोलेंगे? गैमेट्स या जैसे मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, तो इस तरह आप कह सकते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड में क्रॉस जिसमें एक जोड़ी कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के जेनेटिक क्रॉस को अध्ययन कराया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना चाहे बिल्कुल। डाई हाइब्रिड क्या होते हैं? इसमें दो जोड़ी कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर की जेनेटिक क्रॉस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम डाई हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो फ्रॉम द राउंड, ग्रीन फ्रॉम द लिंक। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? व्युत्क्रम संकरण का मतलब होता है ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही प्रभेद दूसरे लिंग द्वारा व्यक्त किया जाए, तो प्रथम संकरण के विपरीत जो उत्पन्न होता है उसे व्युत्क्रम संकरण के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है टेस्ट क्रॉस को जरूर याद कीजिएगा। अभी आपसे पूछा भी गया था पिछले साल, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 को जब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अभी हमने रिसेसिव पेरेंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है, जो F1 में नहीं दिखाई देता, F2 में जो दिखाई देता है, यानी F1 फीड में उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं, जबकि F1 जो F2 होते हैं उसके साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ।
जब F1 पीढ़ी होती है तो उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ, यानी उसके पृथक पेरेंट्स के साथ हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस भी देख लीजिए। F1 या हाइब्रिड को अपने किसी भी पेरेंट्स से क्रॉसिंग कराया जाता है, तो उसे किसी भी पेरेंट से F1 पीढ़ी में जब हम किसी अलग पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड पेरेंट से या किसी भी अलग होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, उसके साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं, और जब उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ये इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन बोला जाता है इसको, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब मेल जो प्लांट्स होता है, प्लांट से मेल पार्ट्स को या एंथर्स को जब हम रिमूव करते हैं तो उसे इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए आपने मेल्स है, जो आपका मेज है, मेज में से आपने मेल को हटा दिया, फीमेल को रिमूव कर दिया, उसके एंथर को रिमूव कर दिया, तो उसे इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हो। ओके, ये सब आपने देखा भी हो, सुना भी होगा। टॉपिक नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, प्री एंड पोस्ट मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द हेरिडिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से शुरू हो गए, जैसे कि प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या था उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ द हेरिडिटी, प्री मेंडेलियन के एरा की बात करें तो 1900 में था ये, ठीक है। कोशिका के आविष्कार से पहले शरीर के अंग ही शरीर की इकाई समझे जाते थे। सूक्ष्मदर्शी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने विभिन्न जंतुओं के स्पर्म का निरीक्षण किया तथा उसमें जीवित शुक्राणुओं को देखा और उनका अंडों से संबंधित अध्ययन किया। ओके, पूर्ण निर्मितवाद, ये आप देख लेना स्टूडेंट्स। 17वीं शताब्दी के अंत में डच वैज्ञानिक जेम्स स्वर्डन ने यह अनुमान किया कि भ्रूण वास्तव में डिंब या शुक्राणु में मुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं, जो कि पोषण मिलने पर बड़ा हो जाता है, ठीक है। पौधे में लिंग के बारे में इन्होंने बताया। 1760 ईस्वी में लिनेस ने पौधे में लिंग संबंधी अध्ययन किया तथा पौधे में लिंग नामक लोप प्रकाशित किया, ठीक है। ये पौधे में संकरण की बात करें तो 1763 ईस्वी में स्प्रेगल तथा वेंगमैन ने अलग अलग प्रकृति प्रश्न का अध्ययन करके यह पता लगाया कि विभिन्न प्रभेद संकरण के कारण ही पैदा होते हैं। पूर्ण निर्माण सिद्धांत क्या था? 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जर्मन अन्वेषक कैम्प्रेसर फेडरिल बॉल्यू ने मुर्गियों में भ्रूण के विकास का विस्तृत अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि डिंब जो होता है शुक्राणु में किसी भी भ्रूण निर्मित नहीं होता, वरन उनमें ये क्या है पदार्थों के गर्भाधान के समय आपस में मिल जाने के बाद एक के बाद तरीके से विकसित हो जाता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट था ये। पोस्ट मेंडेलियन के बाद आई 1925 से 1950 के बाद विकिरण द्वारा म्यूटेशन मूलन ने बताया कि विकिरण से म्यूटेशन की दर काफी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला। ओके, ये भी है। रासायनिक म्यूटेशन प्रयोग की खोज भी की गई। म्यूटेशन कैसे होता है? ब्लैकस्की तथा एविटी ने एक ऐसे पदार्थ कोल्चिसिन की खोज की जिसमें क्रोमोसोम, अच्छा ये कोल्चिसिन वो था जो किसी भी क्रोमोसोम की संख्या को इंक्रीज कर देता था। गुणसूत्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कोल्विसिन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग। अनुवांशिक में सूत्रों के इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये इंग्लिश में है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश में है, वो हिंदी में था, ये पूरा इंग्लिश में है, आप इसे भी देख लेना, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, ये मेंडल के नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, इसको पढ़ के जाना। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ द हेरिटेंस, ठीक है। मेंडल के अपने अध्ययन के अनुसार जो नियम दिए उनसे ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आता है। इसमें क्या कहा गया था, इससे पहले मैंने वीडियो इस पर बनाई थी। इस नियम के अनुसार जो आपका संतानी हेटेरोजाइगस पीढ़ी केवल प्रभावी लक्षण दिखाते हैं, इस पीढ़ी में रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई नहीं देते, परंतु द्वितीय संतति पीढ़ी में यह पुनः व्यक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक युग्म विकल्पी के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः दोनों एक साथ एक युग्मक में कभी नहीं जाते तथा जाइगोट में यह कैरेक्टर पुनः साथ ही आ जाता है। अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, यह प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में व्यक्त नहीं होते हैं। इस नियम के प्रतिकरण के नियम या युग्म विकल्पी का नियम कहलाता है। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट आप दे सकते हैं, आपको ये सिखाया भी होगा, ऐसी बात नहीं, क्लास में आपको बताया हुआ है। लंबा पौधा है, बोना पौधा, दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो आपको एक छोटा पौधा एक बड़ा पौधा मिलता है। F2 में जब क्रॉस कराया जाता है तो F2 में इनके फिनोटाइप्स और जेनोटाइप्स मिलते हैं। ये टेल ड्रॉप प्लांट बनता है, आप लोग आपने देखा भी होगा। ये पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
उसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का नियम है। इस नियम के अनुसार जब 2 लक्षणों को कराया जाता है तो डी हाइब्रिड किया जाता है, तो तब एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावित नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से एप्रीहोन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें तो एक लक्षण दूसरे पर क्या था, डोमिनेंट था, बस इसमें ऐसा नहीं होता है। ये अलग अलग प्रभावित, मतलब एक दूसरे पर वो इफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते, ना ही किसी तरह का डोमिनेंस इसके ऊपर होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं। इसमें 2 जोड़ी गुणों का एक संकलन एक साथ देखते हैं मेंडल के। ये मैंने भी कराया हुआ है, इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी, आप इसमें एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, गोल तथा पीले 9 है, गोल तथा हरे 3 है, मुद्री तथा पीले 3 है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्रॉस कराया गया है। ये सब आपको पढ़ा रखा होगा इस तरह स्टूडेंट, ये सब है। इस तरह से आप बन सकते हैं, ये सब बन जाते हैं। ये फिनोटाइप्स है आपका, फिनोटाइप्स में आप इसी तरह ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100 के 100% ये दोनों क्वेश्चन आएंगे मेंडल्स के नियम। मेंडल्स के नियम में से ये क्वेश्चन 10 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आएगा स्टूडेंट्स, इसको पढ़ के जाना जरूर। ठीक है, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आप इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि मैं कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहीं से भी जुगाड़ कर रहा हूँ, कहीं से भी इसको उठा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए पास सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का फर्ज है कि आप इसको पूरा देखें, पूरा समझे। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हिंदी में कहीं भी आप डालोगे तो आ जाएगा, गूगल पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। आर्किटेक्चर क्रोमोसोम की संरचना क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संरचना बताइए। गुणसूत्र एक इकाई है जिसका अपना विशेष संगठन, व्यक्तित्व तथा क्रियाशीलता है। इसमें अपनी भौतिक या रासायनिक रचना के उपरोक्त कोशिका विभाजन के माध्यम में पुनर्जनन की क्षमता होती है तथा अपने आकारीय तथा व्यापारिक गुणों को बनाए रखने की क्षमता होती है, और गुणसूत्र की आनुवंशिकता के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। गुणसूत्र बहुत ही जटिल रचनाएं होती हैं। एक प्रारूप का एक गुणसूत्र लंबा बेलनाकार का होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। गुणसूत्र निम्न भागों में मिलकर बना होता है। नंबर 1 होता है क्रोमोमिन्टा, CHROMONEMAT, क्रोमोमिन्टा है ये। गुणसूत्र के माध्यम से विभेदित धागे नुमा भाग होता है जिसे क्रोमोमिन्टा कहते हैं। क्रोमोनिमा शब्द 2 ग्रीक शब्दों से क्रोमो तथा निमा का मतलब होता है कि रंग तथा धागा, और क्योंकि क्रोमोमिन्टा कुछ रंगों के साथ बहुत ही अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है तथा गुणसूत्र के अंदर कुंडलित क्रोमोमिन्टा पाए जाते हैं, परंतु इसकी संख्या कभी कभी 2 से अधिक भी होती है। क्रोमोमिन्टा की संख्या चाहे जितनी भी हो, परंतु कोशिका विभाजन में वे सदैव 2 बराबर भागों में व्यक्त होता है। क्रोमोमिन्टा को अधगुणसूत्र भी कहते हैं, अधगुणसूत्र। ठीक है, इसको हम अधगुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, गुणसूत्र के बाहर की ओर एक पतली छादन पाई जाती है जिसे आपका पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के अंदर क्रोमेटिव का एक स्थूल आवरण होता है जो गुणसूत्र के अंदर द्रव्य के रूप में काम करता है, तथा मैट्रिक्स के अंदर धागे के रूप में क्रोमोमिन्टा पर रहता है। यह निश्चित है कि इसमें जीन्स नहीं होते हैं। इसके कार्य के संबंध में यह माना जाता है कि जब गुणसूत्र क्रियाशील होता है तो उस समय ये भोज्य पदार्थ मैट्रिक्स के द्वारा ही केंद्र से लेते हैं। यानी कि ये क्या काम करता है, जब ये भोजन पदार्थ मैट्रिक्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है या उसके केंद्र से लेते हैं, ऐसा कुछ है इसके अंदर। आपका दूसरा है सेंट्रोमियर। आपका सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर को काइनेमिया या काइनेटोकोर तरक्युत बिंदु तथा गति अंग आदि भी कहा जाता है। गुणसूत्र में एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर क्रोमोमिन्टा में घुमाव की दिशा और परिवर्तन हो जाते हैं तथा उस स्थान पर क्रोमोमिन्टा अन्य स्थानों की अपेक्षा पतला रह जाता है, जहां पर कुछ दूरी तक रंग कम चढ़ता है। ठीक है, गुणसूत्र के पतले भाग को संकोचित तथा कम रंग वाले भाग को विषम क्रोमोमिन्टा भाग कहते हैं। इस संकोच में एक गोलाकार रचना होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सब है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर के ऊपर उनकी पूरी लंबाई में छोटे छोटे सघन द्रव्यमान दिखाई देते हैं जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स शब्द 2 ग्रीक शब्दों क्रोमो तथा मियस जिनका अर्थ होता है कि रंग तथा भाग होता है। क्रोमोमियर का अर्थ क्रोमी के गहरे रंग पकड़ने वाले कण से होता है। इन्हें क्रोमोमियर्स में ही जीन्स की अलग अलग रचनाएं होती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। टेलोमियर ये आपने न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्रोमोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, मैट्रिक्स होता है। ये आप लोग
इसका गुणसूत्र का क्रोमोसोम नंबर का स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर जरूर देंगे स्टूडेंट, संरचना जरूर देंगे, संरचना के बाद आप बताएंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद है टेलोमियर। टेलोमियर क्या होती है? गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे पर टेलोमियर्स कहते हैं। टेलोमियर शब्द सर्वप्रथम मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में दिया था। टेलोमियर गुणसूत्र के विशेष भागों से गुणों से भिन्न होता है तथा दोनों टेलोमियर कभी कभी एक साथ नहीं जुड़ते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है, आप देख सकते हैं। प्राथमिक संकोचन के अतिरिक्त गुणसूत्र में अन्य संकोचन भी पाए जाते हैं जिनकी संख्या 1 से लेकर कई तक हो सकती है। इसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है तथा इनको द्वितीय संकोच कहा जाता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। वे क्रोमोसोम जो रचना व कार्य में समान क्रोमोसोम से अलग होते हैं उनको स्पेशल क्रोमोसोम कहते हैं। ये मनुष्य में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं पोलिटी क्रोमोसोम, ये पूछा गया था आपसे, ये लेबन्स क्रोमोसोम, ये अभी आपसे पूछा गया था 2 नंबर में। यहाँ से कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, आएगी जरूर। 2 नंबर पर क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, जो भी इस पीडीएफ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेगा वो इसमें फेल नहीं होने का जेनेटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, जेंट क्रोमोसोम क्या होते हैं? कुछ डिप्टेरा जैसे ड्रोसोफिला क्रोमोसोम आदि में कुछ विशेष ऊतकों में सामान्य से कई गुना बड़े तथा बहुत अधिक मोटे क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रो क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। माइक्रो, ठीक है, ये जेंट क्रोमोसोम है। लेम्बर्स क्रोमोसोम, ये अभी आपसे पूछा गया था, अभी दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या था। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ये रहा अभी जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये आप, ठीक है, और ऐसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आप जेनेटिक्स में फेल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन बस ये है कि आप लोग इनको पढ़े जरूर। लेमन्स क्रोमोसोम क्या होता है? कई जीवों के अंडकों में अर्धसूत्र की पूर्वावस्था में युग्मित क्रोमोसोम से ढेर सारे लूपों के जोड़े निकले होते हैं, जिससे ये क्रोमोसोम जैसे दिखाई देती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम को लैम्ब्रुस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। लैम्ब्रुस मतलब कई जीवों के अंडाकों में जो अर्धसूत्रन होते हैं, अर्धसूत्रन जो विभाजन होता है कि पूर्वावस्था में युग्मित क्रोमोसोम से ढेर सारे लूप जो होते हैं वे जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम लैम्ब्रुस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बी क्रोमोसोम क्या होता है स्टूडेंट? बी क्रोमोसोम जिसे कहते हैं जब क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंट होता है, कुछ स्पीशीज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उत्पन्न करती है जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्पोनेंट का भाग नहीं होता है। इसको एक्सेसरी सप्लीमेंट्री व एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी कहते हैं, इस तरह आप कह सकते हैं। रिंग क्रोमोसोम, इस तरह के रिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, आप लोग इस तरह का डायग्राम बना दे दो उसको, ठीक है। टाइलो, ये सब है इस तरह का। आइसोक्रोमोसोमिक क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं जीन कंटेंट व मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से पहचानी जा सकती है। सामान्य तौर पर क्रोमोसोम इंडिविजुअल डिवाइडेड होते हैं, परंतु आइसोक्रोमोसोम में लैटिट्यूड डिसाइड होते हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये है क्रोमोसोम सेल साइकिल क्या होती है। कोशिका चक्र किसे कहते हैं? कोशिका चक्र भी आपने नाम सुना होगा। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन। ये कोशिका की पूर्वावस्था में प्रवेश से लेकर अगले विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश के तुरंत पहले ही तक होने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका की पूर्वावस्था में प्रवेश से लेकर अगले विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश की तुरंत पहले तक होने वाली जो घटनाएं होता है उसे कोशिका चक्र कहते हैं, जिसमें आपको माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब मायोसिस की बात करें तो मायोसिस में 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, दोनों जनक कोशिकाओं के समान ही होते हैं तथा इनमें क्रोमोसोम की संख्या बीजजनक कोशिकाओं के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। माइटोसिस सामान्यतः कई कोशिकाओं में होती है। इसके अध्ययन के लिए प्याज का मूलांग अत्यंत उपयोगी होता है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। फ्लेमिंग ने ये 1882 में मायोसिस शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। समसूत्री विभाजन 2 घटनाओं पर आधारित होती है। एक तो आपकी होती है केराटोकाइनेस पे, दूसरी होता है साइटोकाइनेस पे। केराटोकाइनेस क्या होती है? केंद्रीय की विभाजन जिसे बोलते हैं। इसमें कोशिका के केंद्र को समान सूत्र केंद्रकों में बढ़ाने की घटना को केराइनोसिस कहते हैं। इनमें
निम्न भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इंटरफेज में क्या होता है, इस अवस्था में समसूत्र की अवस्था की अंतिम अवस्था के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने से पहले की अवस्था इंटरफेज कहलाती है। इसकी अवधि कोशिका विभाजन के अन्य अवस्थाओं से काफी लंबी होती है, ये इंटरफेज होती है। ठीक है, दूसरी आती है आपका, इसमें मुख्यतः 3 उप अवस्थाएं होती है, G1, G2, ये इस तरह आप देख लेना। जीवन होता है या विभाजन के तुरंत बाद की अवस्था होती है, जिसमें खाद्य पदार्थ के अंदर एकत्र होती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। फलतः जो जो अपचय क्रिया होती है तेजी से होती है। दूसरा आपका एस है, इसको इंटरफेज के माध्यम से डीएनए संश्लेषण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की प्रतिकृति होती है। इस उप अवस्था को संश्लेषण या एस अवस्था कहते हैं। उसके बाद है G2 अवस्था। G2 में इसमें प्रोटीन, ये मेरा कहने का मतलब है बहुत हैं, आप इसको अच्छे से याद पढ़ लीजिएगा। ये सब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा स्टूडेंट्स, इसे आप पढ़ लेना। मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज सब, टेलीफेज, यहाँ से फेज इसे क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आपका है मियोसिस आता है। यह विभाजन लैंगिक प्रजनक वाली जीव धारियों में पाए जाते हैं। इस विभाजन में आनुवांशिक पदार्थों का द्विगुण एक बार तथा केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। इनमें से प्रत्येक में जनक कोशिका की तुलना में क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती है। इस विभाजन को क्रॉसिंग ओवर एक प्रमुख प्रक्रिया है, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस शब्द का प्रथम प्रयोग बी फार्मर ने 1905 में किया था। इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड, और इस तरह की आप ये देख सकते हो। मियोसिस फर्स्ट में आप देख सकते हो, ये सब है, पढ़ लेना इसको स्टूडेंट अच्छे से, इसको तैयार करके जाना खूब। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब आते हैं। लैप्टोटीन फेज, ये जाइगोटीन फेज, आप लोग इनको सबको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जाइगोटीन में प्रोफेज फर्स्ट, ये सब है, ये सब पढ़ लेना। सेल डिवीजन है, ये कोशिका विभाजन। केंद्रक में कोशिका विभाजन क्या कैसे होता है, कितने प्रकार के होता है, मेटाफेज। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। प्रायिकता तो नहीं होता है, प्रायिकता की आपके यहाँ पास, हाँ काविस्क्र टेस्ट ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछ लेते हैं। ये पिछले साल भी पूछा गया था, उससे 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, काविस्क्र टेस्ट क्या होता है। तो कई बार क्वेश्चन, किसी भी अनुवांशिक अध्ययन की में कुछ विशेष प्रकार की संतति जैसे कि F1, F2, F3 परिरक्षण संकरण संतति आदि उत्पन्न की जाती है और उनके एक या अधिक लक्षणों का परीक्षण किया जाता है, तो इसे ही कई बार क्वेश्चन कहते हैं। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। प्राप्त आंकड़ों के रूप में मुख्य रूप में 2 प्रकार के होते हैं। मापन आंकड़े, पौधे की ऊंचाई, ठीक है, उपज आंकड़े, इस तरह मटर में गोल, इस तरह का क्वेश्चन है ये आपसे। कंडीशन ऑफ द काइस्क्वायर की कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डोमिनेंस ऑफ रिलेशनशिप, हाँ ये कोडोमिनेंस के नाम से ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी आया था। इसे कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। सह प्रभाविकता कुछ लोग इसको हिंदी में कहते हैं। जब किसी जीन की विषम युग्मों में से उसके 2 विकल्पी अपने प्रभाव या उत्पन्न करते हैं तो उस दशा को कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए ये क्वेश्चन है कोडोमिनेंस, ये रहा, ये क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स में ही क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में है, बाकी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पढ़ के जाना। ठीक है, अब की बार हो सकता है कि आपसे ये डोमिनेंस पूछ ले। ठीक है, ये सब चीजें हैं। जब किसी जीव के विषम युग्मों में संबंधित लक्षण परिणाम उनके दोनों विकल्पों के संयुग्म में उपस्थित लक्षण के परिणाम होते हैं अधिक होते हैं, दशों को ओवर डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ये सब पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन विद द एग्जांपल्स, ये कुछ है पायराइड वगैरह, ये देख लेना अगर आपको कम्प्लीमेंट्री जीन नहीं, कुछ चीजें हैं इंपोर्टेंट्स, आप लोग थोड़ा सा देखता हूं कुछ और मिल जाए आप लोगों के लिए। ये बहुविकल्पी के नाम से आता है, एलेलीज जिसको बोलते हैं, मल्टी एलेलीज जो होती हैं, जो एक से अधिक अपने आप को कैरेक्टर से जो प्रदर्शित करते हैं उसको मल्टी एलेली के नाम से जानते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रॉम लिंकेज, लिंकेज कैसे क्वेश्चन आ सकता है। लिंकेज ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी लिंग निर्धारण के बारे में आ सकता है। ड्रोसोफिला में ये स्टार्ट किया गया था।
तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सब अच्छे से इसको पढ़ लेना, जिसकी पूरी हेडिंग ये। सेक्स लिंकेज क्या होते हैं, जीवों के अधिकांश लक्षणों की वसंगति व्यक्तिगत संकलन से प्राप्त संततियों में से एक समान होती है, ठीक है। इनकी वसंगति में इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा लक्षण नर तथा कौन सा लक्षण मादा जनक के हैं। ये आप सेक्स लिंकेज हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप देख के जाना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था आपका, इसमें ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ये पहले वीडियो को देख लेना, पूरा वीडियो को देखने के बाद इसको आप पढ़ना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज तक का ये इस बारे में मैंने डिस्कस किया। तो जो भी मैंने टॉपिक आपको बताया, अगर आपको इस पीडीएफ में समझ में नहीं आते तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा स्टूडेंट, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल से ढूंढ के मिल जाएगा। कुछ नोट्स और एक वीडियो मैं शाम के टाइम लाऊंगा। तो इसका एग्जाम परसों है, यानी कि आज 26 तारीख है, 28 तारीख में इसका एग्जाम है। तो आज वीडियो लाऊंगा शाम के टाइम इसकी, और कल लेकर आऊंगा, कल भी इसकी वीडियो लाऊंगा। तो लगभग 1-2 वीडियो मैं इसकी लेकर आऊंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हेल्प मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पैनिक ना हो, घबराए ना। तो क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको करेक्ट करना है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इनको तो आपको पढ़ना ही है, 5 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, 5 मिनट में हो जाएंगे। और जो मेंडल्स के नियम है इसको पढ़ लेना। कोशिका विभाजन में जो मैंने अभी बताया, प्रोफेज, मेटाफेज, ये जितने भी है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही इसको पढ़ो पहले, ठीक है। 20 नंबर आप पूरे करो, क्योंकि जेनेटिक्स में बैक बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि लोग तुक्का मारते हैं, गलत तरीके से लिख के आते हैं, गलत डायग्राम बना के आते हैं। तो एग्जामिनर जो होता है वहां पर उसको देख लेता है कि जेनेटिक्स में इन्होंने क्या लिखा है, तो बैक ज्यादा होती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं क्वेश्चन में कह रहा हूँ आप उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं शाम के टाइम, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।